नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत पटेल राइजिंग क्लासेस से आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक और नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इससे जितने सारे भी क्वेश्चन होंगे वो बनना चाहिए। इतना अच्छे से आपको हम समझाएंगे कि आपको एक मौलिक अधिकार का समझ हो जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, अमेरिका के जो लोग होते हैं विकसित देश के, उसे अपने मौलिक अधिकार के बारे में अधिकांश पता रहता है, जबकि हमारे देश के अधिकांश नागरिक को पता ही नहीं रहता है कि हमारा मौलिक अधिकार है क्या क्या। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा चीज़ है जो संविधान सभा के द्वारा हम लोगों को दिया गया है कि हम लोगों के लिए क्या क्या अधिकार है, और इसे किसी विशेष कारण पर ही हटाया जा सकता है, ऐसे अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन जो है कहाँ किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णन किया गया है किसका? मौलिक अधिकार का। आप लोग अगर पेन कॉपी लेके बैठिएगा तो आप लोग नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि हम इसको मिटा के फिर लिखते जाएंगे। तो मौलिक अधिकार हम लोग किससे लिए हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पत्र से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अ से अधिकार, तो अ से अमेरिका। किससे लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में इसका उल्लेख किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने इससे कहाँ लिया था, किससे लिया था? तो इंग्लैंड के एक राजा थे, ठीक है, उन्होंने अपने नागरिक को कुछ विशेष प्रावधान दे रखा था, कुछ अधिकार दे रखा था, ठीक है। तो 1215 में इंग्लैंड के राजा के द्वारा वहाँ के नागरिक को कुछ अधिकार दे रखा था, उसी को बोलते थे हम लोग मैग्ना कार्टा, ठीक है। इसी अधिकार को अमेरिका ने लिया और अमेरिका से हम लोग ने लिए, ठीक है। तो हम लोग कभी पूछ सकता है क्वेश्चन, हमारे किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमारे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम मौलिक अधिकार के एक एक भाग को तोड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, एक एक भाग को हम तोड़ते हैं। देखिए, पहला भाग क्या कहता है? भाग 3, अब अनुच्छेद को हम लोग तोड़ते हैं। अनुच्छेद 12-13 को हम समझते हैं। उसके बाद एक लाइन से हम लोग समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार को हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि परिभाषित किया गया है, मौलिक अधिकार को परिभाषित किस में किया गया है? अनुच्छेद 12 में, ठीक है, परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि मौलिक अधिकार से मानव जाति का बुद्धि नैतिकता का विकास होता है। ये बारे में बताया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर संसद कुछ ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो न्यायपालिका का मतलब यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको पुनर्लोकन या पुनः विचार कर सकती है कि वो कानून मौलिक अधिकार को कहीं हनन तो नहीं कर रहा है। अगर वो मौलिक अधिकार को हनन करता हो तो उस कानून को निरस्त किया जा सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि न्यायपालिका को एक पुनर्लोकन की शक्ति दी गई है कि अगर कुछ ऐसा कानून संसद द्वारा बनाया जाता है जो कि मौलिक अधिकार को हनन पहुंचाता हो, तो उस पर पुनः विचार कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो ये चीज़ बताया गया है अनुच्छेद 13 में। तो 12-13 क्लियर हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं 14 से लेके 35 तक में। देखिए, मौलिक अधिकार जब संविधान लिखा गया था उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन जिक्र किया गया था। पहला, समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? तो 14 से 18 तक। तो
तो आप ये मत सोचिएगा 14 से 18 यानी 4, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा समता का अधिकार में कितने अनुच्छेद का वर्णन है, आपको कहना पड़ेगा 5, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद का वर्णन है। उसके बाद देखिए दूसरा हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से है? तो 19 से लेके 22 तक। आप नोट करते जाइएगा क्योंकि एक लाइन से पूछता है, कभी कभी आपको एक लाइन से दे देगा, इधर दे देगा अनुच्छेद, इधर दे देगा अधिकार, कहेगा मैचिंग करने के लिए। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध संरक्षण। इसका वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है? तो 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ लिया गया है? 25 से 28 तक। ठीक है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षण, संस्कृति एवं शिक्षण का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? 29 और 30। उसके बाद था एक छठा संपत्ति का अधिकार। किस में था? तो अनुच्छेद 31 में। सातवां है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम में देगा समता का अधिकार किस कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? तो 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध संरक्षण 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षण का अधिकार 29 से 30, और संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचार 32। तो स्टार्टिंग में 7 थे, इस अधिकार को जो है ना खत्म कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को खत्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कहिएगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार बना के से भाग 12 के आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और कब ये चीज़ किया गया? तो 44 में संविधान संशोधन के तहत 1978 में। आपको याद रखिएगा 4 + 4 8 होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 78 होगा, ना कि 76 होगा। 76 कब होता है? 42 में, यानी कि 4 + 2 तो 6 होगा। ये कब किया गया था? तो 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ये हमको याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है 4 + 4 44 1978 में। ठीक है। तो समझ जाइए, संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। और ये कब किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक अधिकार खत्म हो गया। इस तरह से हम लोग के लोगों के पास मात्र 6 अधिकार बचा है। तो एक अधिकार को हम लोग मिटा देते हैं। अब कितना बच गया? अब हो गया 6 अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 7 थे, फिर 6 हो गया।
एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। देखिए क्यों हटा गया, क्यों उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति का अधिकार होता है कि हम लोग का संपत्ति जो थे वो सरकार ले नहीं सकते थे। अगर सरकार लेता वो संपत्ति को तो इसे अदालत में हम लोग चुनौती दे सकते थे। लेकिन मान लीजिए कि हमारा ज़मीन है और उसके बगल से नेशनल हाईवे गुजरना है और उस ज़मीन को सरकार को सख्त ज़रूरत है, सरकार को चाहिए ज़मीन। सरकार क्या करती है, हम लोगों को मुआवजा देती है और वो ज़मीन ले लेती है, सरकार यही करती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ठीक है अदालत में चुनौती नहीं देते हैं हम लोग। लेकिन पहले क्या करते थे, अगर ये कानूनी अधिकार नहीं रहता, संपत्ति का अधिकार हम लोग का मौलिक अधिकार था, तो हम लोग न्यायालय में चुनौती दे सकते थे। ठीक है, चुनौती दे सकते थे। तो इस तरह सरकार फंस जाती, सरकार कोई भी ज़मीन अगर चाहती सरकार नहीं ले पाती। तो इस तरह से बहुत दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था सरकार को। सरकार ने 1978 में इसे चेंज करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम लोग 6 अधिकार को अच्छे तरह से समझते हैं, तो एक एक करके तोड़ते हैं। पहला हम लोग देखते हैं समता का अधिकार। देखिए समता का अधिकार क्या होता है। समता का अधिकार 14 में कहा गया है ना। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 आखिर कहता क्या है। अनुच्छेद 14 आखिर कहता क्या है। अनुच्छेद 14 कहता है कि न्याय के सामने, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं या छोटे न्यायालय होते हैं, न्याय के सबके लिए न्याय समान है। यानी कि न्याय के सामने सब कोई बराबर है। तो न्याय की समानता दी गई है। न्याय की समानता यानी कि लड़का लड़की, लिंग, जाति, मजहब, ये सब पे आधार पे न्याय में क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्याय के सामने सब कोई बराबर होगा। आप देखते होंगे अदालत में पट्टी बांधा हुआ रहता है, ठीक है, तराजू हाथ में रहता है, मतलब कि सबको हम एक तराजू में तौलेंगे। न्याय का पट्टी का मतलब होता है वो जो पट्टी बांधा हुआ रहता है, मतलब हम लोग सबको एक, मतलब कि मेरी नज़र में सब कोई बराबर है। हम लोग आँख खोल के नहीं किसी को ये बड़ा आदमी है तो इसको कम दंड देंगे, इसको ज़्यादा देंगे जो गरीब है, ऐसा नहीं है। सब कोई बराबर है न्याय के सामने, ठीक है। तो ये बात कहा गया अनुच्छेद 14 में, यानी कि न्याय की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है। तो लिंग, देखिए यहाँ चीज़ें ऐसे समझिए, 5 बात ध्यान रखिएगा। धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश और जन्म स्थान। क्या है, 5 चीज है। धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान। यानी कि इसके तहत हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 5 में कहा गया धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश के आधार पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बताया गया कि इसके तहत हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ना लिंग धर्म के अनुसार, ना जाति के अनुसार, लिंग के अनुसार, ना मूल वंश के अनुसार, ना जन्म स्थान। अगर हमारा जन्म स्थान बिहार में है या हरियाणा में है तो इस आधार पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन आपको लगता होगा कि भेदभाव तो होता है। हम लोग अगर उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं तो वो हम लोगों को जनरल कास्ट में डाल दिया जाता है, या हमें मात्र 10% सीट पे जो है फाइट करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये भी कब क्यों करता है राज्य सरकार, इसके बारे में समझ जाइए। इसमें एक सब टाइटल जोड़ दिया गया। आर्टिकल 15 में एक 3 सब टाइटल जोड़ दिया गया। 15 का 3 कहता है, क्या कहता है 15 का 3, कोई भी राज्य सरकार लिंग, जाति, मूल वंश के स्थान पर आरक्षण का प्रावधान कर सकती है या थोड़ा सा भेदभाव कर सकती है। तो आप देखिएगा सरकार क्या करती है, लड़कियों को ज़्यादा आरक्षण दे देती है, कभी 35% आरक्षण दे दिया या 35% बढ़ा के 45% कर दिया गया, तो लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया। और या यहाँ के मूल निवासी है बिहार सरकार के, देखिएगा कि यहाँ पे आवासीय के आधार पे यहाँ पे आरक्षण दे दिया जाता है बिहार में। तो इस तरह से यहाँ पे एक सब टाइटल जोड़ा गया है कि राज्य सरकार भाषा या अपने मूल जन्म स्थान के आधार पर
थोड़ा सा अवसर दे सकती है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो 2 आर्टिकल क्लियर हो गया। 14 क्या कहता है, न्याय के सामने समानता। 15 क्या कहता है, धर्म जाति के आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कीजिएगा। लेकिन इसमें एक सब टाइटल जोड़ दिया गया कि इसी तहत राज्य सरकार सब नौकरी में अपने राज्य के निवासी को थोड़ा सा ज़्यादा हिट दे देता है या ज़्यादा आरक्षण दे देता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 ही बस एक ही बात कहता है कि सबके लिए समान अवसर हो। जो जाति लिंग भेदभाव हम लोग आगे देखे थे, इसी के तहत सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यानी कि सरकारी सेवाओं में सबको समान अवसर मिले। इसमें यह चीज़ कहा जाता है, सरकारी सेवा में सबको समान अवसर मिले। तो जनरल को समान अवसर मिले, ओबीसी को, एसटी एससी सबको, महिला पुरुष सबको बराबर अवसर मिले। तो आपको लगता होगा कि नहीं, यहाँ पे तो कभी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, एसटी एससी को आरक्षण दिया गया है, तो सबको समान अवसर कहाँ दिया गया है। तो देखिए एसटी एसटी को तो मूल संविधान में ही दे दिया गया था आरक्षण। ओबीसी के लिए क्या किया गया था, 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जब संसद ने इस चीज़ को बनाया कि ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना मत स्पष्ट किया। कहा कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था। इसमें ओबीसी को कहा गया कि आरक्षण का जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 50% यानी कि आप जनरल से के लिए रखिए, 50% में आप लोग आरक्षण दीजिए। तो ये 1990 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया था। उसमें न्यायालय ने अपना ये बात स्पष्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें एक सब टाइटल जोड़ा गया। 16 का 4 क्या कहता है, 16 का 4 कहता है कि आप आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, और इसी 16 के 4 के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, और इसी में कहा गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आरक्षण 4 कहता है, 16 का 4। जबकि 16 क्या कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए सरकारी सेवाओं में। बात क्लियर हो गया। अब हम लोग अनुच्छेद 17 देखते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत जो होता है उसका अंत होना चाहिए। 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि अस्पष्टता या छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है कि मतलब कहा गया है कि कोई आदमी अगर छुआछूत के आधार पर किसी से भेदभाव करता है तो उसे 500 रुपया सजा या 6 महीना का जेल दिया जा सकता है, या वो विधानमंडल या विधानसभा की कोई भी सरकारी चुनाव में, जो भी चुनाव होते हैं उसमें खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए प्रावधान किया गया सजा का, इसीलिए छुआछूत का अंत किया गया है। पहले आप लोग देखते हैं कि मंदिर में एसटी एसटी को सब घुसने नहीं दिया जाता था, तो इस चीज़ को देखते हुए छुआछूत का वर्णन किया गया है 17 में, और इसका अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, एक बार ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 18 कहता है कि आप कोई भी उपाधि का अंत किया गया है इसमें, यानी कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब आप लोग जो उपाधि पहले राजा महाराजा धारण करते थे, बादशाह की उपाधि, अकबर बादशाह, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, सुल्तान थे, केसरे हिंद गांधी जी की उपाधि मिला था। ठीक है, महात्मा की उपाधि, राजा महाराजा की उपाधि लोग धारण करते थे ना, राजा महाराजा की उपाधि, सुल्तान की उपाधि,
राष्ट्रपिता की उपाधि पहले दिया जाता था। तो इस सब चीज़ का अंत किया गया है, कि उपाधियों का अंत किया गया है किसमें, अनुच्छेद 18 में, कि आप लोग महाराजा, सुल्तान, बादशाह ये सब की उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि डॉक्टर की आप उपाधि ले सकते हैं, डॉक्टर की उपाधि ले सकते हैं, और सैन्य विभाग में जो आपकी उपाधि दी जाती है जैसे मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सब की उपाधि आप ले सकते हैं। तो देखते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब उपाधि है, लेकिन कभी सुने सुल्तान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये उपाधि नहीं ले सकते हैं आप। और इसमें ही एक बात और कहा गया है कि कोई अगर देश किसी को उपाधि देता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वो उस उपाधि को धारण नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को कोई उपाधि देना चाहता है कि गॉड ऑफ क्रिकेट का उपाधि, हम लोग कहते हैं ना, उपाधि तो है नहीं, तो ऐसे उपाधि दिया जाना चाहता है कोई भी देश, तो सचिन तेंदुलकर जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे, इंडिया के राष्ट्रपति, तब तक सचिन तेंदुलकर वो उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई है। तो समता का अधिकार हम लोग ख़त्म कर दिए। तो एक बार पुनः हम रिकॉल कर देते हैं। 14 में न्याय के सामने सबको समान होगा। 15 में लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें ही एक सब टाइटल जोड़ दिया गया है 15 का 3, जिसमें कहा गया है कि सरकार, जो राज्य सरकार होती है, वो अपने आवास के दम पे या आवास अपने राज्य में जो उसके निवासी हैं उसमें थोड़ा सा प्रावधान कर सकती है। 16 में कहा गया है सबको समान अवसर दिया जाएगा, और इसमें एक सब टाइटल जोड़ दिया गया है 16 का 4 का, जिसमें आरक्षण का प्रावधान के बारे में बताया गया है। 17 छुआछूत का अंत कहता है, 18 उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। तो समानता का अधिकार खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दूसरा है ये स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। तो कहां से कहां तक था, तो 19 से 22। देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है कि हमारे जो नागरिक हैं उन्हें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 6 प्रकार को तरह से दिया गया है, ठीक है। 19 क्या कहता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, बस इतना बात कहता है। और तो इसी के तहत हम लोग देखते हैं 19 का 1 में क्या वर्णन है। 19 में क्या कहा गया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, स्वतंत्रता का, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19 का ए में इसका वर्णन किया गया है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है। तो देखिए आराम से आपको याद होगा 19 का 1 में क्या 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 कहा गया है। तो पहला हम देखते हैं 19 के 1 में पहला क्या है, ए। 19 का 1 में पहला क्या है, ए में कहा गया है स्वतंत्र विचार रखने की स्वतंत्रता, यानी कि विचार रखने की स्वतंत्रता, हटाइए, विचार रखने की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने, भूकने, चुप रहने सब की स्वतंत्रता है। आप हम बोलते हैं मोदी ने ये काम नहीं किया, नीतीश कुमार ने ये काम नहीं किया, मोदी जी ये अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार ये अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, कभी इसके बारे में खिलाफ बोलते हैं, कभी इसका समर्थन करते हैं, तो हम लोग का कोई रोक टोक नहीं है इसमें कोई करने वाला, ठीक है। तो ये विचार रखने की स्वतंत्रता है। और देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है बिना हथियार के सम्मेलन करने का स्वतंत्रता, बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार। कि मतलब आप लोग क्या करते हैं, बिना, आप लोग का अधिकार है ना जी, कभी आप शंकर चौक को जाम कर देते हैं, कभी प्रोटेक्शन करते हैं, तो कभी विधानसभा को घेर लेते हैं, तो कभी कोई थाना वाला अगर आपका बात नहीं सुनता है तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर देते हैं। तो आपको धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरे 19 के बी में दो हो गया। 19 के ए में ही ये सब बात कही गई है। सी में क्या कहा गया है, सभा या
संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मतलब आप लोग कभी स्वतंत्रता बनाते हैं ना, जो संगठन बनाते हैं ना, बजरंग दल, हिंदू महासभा, उसके बाद भीम सेना, करनी सेना, ये सब तरह का संगठन बनाते हैं। तो आपको संगठन बनाने का एक अधिकार दिया गया है कि आप लोग संगठन बना सकते हैं और सभा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अधिकार है। डी में देखिए, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। कभी आपको जम्मू कश्मीर जाते हैं या आप पंजाब जाते हैं या कहीं जाते हैं, आपको जाने का रोकता है कोई? नहीं ना। पंजाब जाते हैं तो कोई रोकता है? नहीं रोकता है। कहीं और जाते हैं तो कोई रोकता है? नहीं रोकता है। वो तो अलग बात है कि जैसे महाराष्ट्र में कभी जाता है तो बिहारियों को हटाया जाता है वहाँ से, तो ये तो गैर कानूनी है और उस सरकार को केंद्र सरकार डांटता भी है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको अधिकार है कि आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ठीक, ये अधिकार दिया गया आपको। पांचवा दिया गया है कि आप भारत के किसी भी कोना में बसने का अधिकार दिया गया है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब तो जम्मू कश्मीर में भी बन गया अधिकार। जब से 370 धारा ख़त्म हो गया है, तब से वहाँ भी हम लोग बस सकते हैं रूम लेके, या बाद में जब रूम ले लिए तो फिर ज़मीन भी खरीद लेंगे 15 साल के बाद। उसके बाद छठा क्या है? छठा है रोजगार। रोजगार, व्यापार, पेशा करने का अधिकार। यानी कि कहीं भी राज्य में, भारत के किसी भी हिस्से में हमको जो मन करेगा वो हम पैसा करेंगे, जो मन करेगा वो उसका व्यापार करेंगे, जो मन करेगा रोजगार करने का। हम भारत कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। यहाँ जाता है ना, यहाँ का आदमी वहाँ का आदमी यहाँ, कहीं भी नौकरी, बेरोजगार, कुछ भी करने का अधिकार है। तो आपको याद रखना है कि 6 जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो उसका वर्णन 19 के 1 के तहत किया गया है। कैसे याद रखिएगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विचार, हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई हमारे साथ आंदोलन हुआ है, ठीक है, उस बात को हम बोलते हैं तो सरकार नहीं सुनी तो हम लोग क्या करते हैं, तो बिना हथियार के सम्मेलन करते हैं, मतलब प्रोटेस्ट करते हैं बिना हथियार के। सम्मेलन से भी बात नहीं माना तो हम लोग क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि एक मोर्चा वो घेरते हैं कि संगठन में सब कोई जुड़िए, तब सरकार की बात रखेंगे। संगठन बनाए, वो भी बात नहीं माना तो हम लोग क्या करते हैं, तो सीधे चले जाते हैं जहाँ पे सरकार या विधानसभा को घेरने के लिए, मतलब इस जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं हम लोग। वहाँ भी गए, वहाँ भी बात अगर नहीं माना तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके बस जाते हैं। ठीक है, कि हम बहुत लंबा है सभी बहुत लंबा हम लोग को धरना देना है, तो हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तो जब बस गए वहाँ पे तो हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ पर रोजगार खोजने लगते हैं। तो ये याद करने का एक तरीका है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा 6 के 6। तो इसका वर्णन दिया गया है। कभी कभी आपको पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में दिया गया है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी 19(1) के तहत ही है। प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। तो इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 20 में। हम लोग चलते हैं 20 में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है, ये दोष सिद्धि से संरक्षण देता है हम लोगों को। ठीक है, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि संरक्षण मतलब समझे कि जब तक मेरा दोष नहीं सिद्ध हो जाता है तब तक हमको दंड नहीं देगा।
ठीक है। 2 सिद्धि से संरक्षण बारे में कहा गया कि कोई भी अगर पुलिस हमको पकड़ लेती है, दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है। तो कोई भी पुलिस अगर हमको पकड़ लेती है तो न्यायपालिका के अंदर तब तक मेरा दोष सिद्ध नहीं होता है, तब तक हमको दंड नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला को मन नहीं लग रहा, कोई काम नहीं मिल रहा था, हमको उठा के ले गया जेल में 10 लाठी दे के फिर पहुंचा दिया, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण दिया गया है इसमें। ठीक है, और इसमें एक बात और कहा गया है कि आप लोग फिल्म में देखते हो कि कहता है कि रे कबूल कि तुम ही ने किया था मर्डर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि किसी भी आदमी को आप स्वयं के खिलाफ गवाह देने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम चोरी करबे नहीं किए, ठीक है, और हमको जेल में पुलिस पकड़ के ले गया और न्यायालय के सामने खूब पिटा रहे, न्यायालय के सामने बोलना कि तुम ही चोरी किया है, तो मेरा गवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब तक कि इसको प्रूव नहीं किया जाता है, तो स्वयं के खिलाफ गवाह के लिए विवश नहीं कर सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरा ऐसे प्रावधान क्या है, 18 साल के बाद फांसी देना, ये सब का प्रावधान है ना। मान लीजिए कि हम 16 साल में 10 आदमी को मार दिया, लेकिन कानून तो बना है 18 साल के बाद मारने का, फांसी देने का, तो 16 साल में हमको फांसी नहीं दिया जाएगा। अगर कानून बन गया कि अब 16 वर्ष की उम्र के लड़कियों को भी फांसी दिया जाएगा अगर वो कोई गलत काम करता है, उस तरह से जघन्य अपराध करता है, तो कानून बनने के बाद अगर हम वो काम करेंगे, कानून बनने के बाद वो काम अगर हम करते हैं तब जाके हमको फांसी मिलेगा। लेकिन कानून बनने से पहले वो काम हम कर दिए तब हमें फांसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का वर्णन किया गया है। तो 20 में कहा गया है कि जब तक मेरा दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक हमको आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। दूसरा, स्वयं गवाह के लिए हमको आप मतलब नहीं जिद कर सकते हैं कि तुम गवाह, मेरा गवाह मायने भी नहीं होगा। उसी में क्या कहा गया है कि जो कानून जिस समय लागू है उसी कानून के तहत दंड दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कानून बाद में बनेगा और दंड उसी के अनुसार हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जिस समय जो कानून प्रावधान है उसी कानून के तहत हमें सज़ा मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब समझिए, हमें स्वच्छ हवा लेने का स्वतंत्रता है। कभी आप हवा सांस लेते हैं तो राज्य सरकार को टैक्स देते हैं या केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं? नहीं ना। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, यानी कि अच्छा कभी कभी आप 5 स्टार होटल में जाइए तो पानी पी लीजिए तो आपको पानी पीने का पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, वो बोतल का पानी खरीदते हैं इसलिए आपको पैसा लिया जाता है। आप कहीं भी मॉल में जाइए तो आप पानी पीते हैं, आपको टैक्स लगता है? नहीं लगता है। ठीक है, तो स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार, निजता का अधिकार, यानी कि अपना प्राइवेसी हम अपने छुपा के रखें, इसका भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि सरकार में विवश नहीं कर सकता है कि तुम अपना सारा खोल के बताओ कि तुम क्या करते हो, नहीं करते हो, तुम्हारा क्या है नहीं है, ये नहीं कर सकता है। अगर हमें निजता का अधिकार हमें हनन होता है तो हम मौलिक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये अधिकार है। हमें क्या कहते हैं, अगर कारावास में अकेले रखा गया तो हम चाहते हैं कि मुझे अकेले घुटन होती है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हमें सबके साथ रहना है, तो उसका भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये अधिकार दिया गया है। उसके बाद बस इसी सब टाइप का अधिकार है जो कि मतलब कि अच्छा खाना भोजन करना, अच्छे घूमना फिरना और क्या अच्छी शिक्षा लेना, ये सब क्या है इसमें अधिकार दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ दिया गया है, खिलाफ नहीं मतलब इसमें इसका वर्णन किया गया है। 21 क के तहत क्या जोड़ा गया है? 21 क के तहत जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक बात इंक्लूड किया गया है और इसको जोड़ दिया गया है 21 के क में। कहा गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यानी क्या, पढ़ने का भी अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। जैसे पानी पीने, वायु
लेने का अधिकार है, उस तरह से हमें शिक्षा का भी अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये लागू कब हुआ था? तो अप्रैल 2010 से लागू हो गया। ठीक है, इसे इंक्लूड किया गया 2002 में, लागू हुआ अप्रैल 2010 से। तो आप लोग को समझ में आ गई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है। तो एक इधर से फिलहाल चला था कि आधार कार्ड से निजता का हनन होता है, ये सब चीज़। तो निजता का अधिकार भी इंक्लूड किया गया है 21 में ही। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, निजता का अधिकार होता है कि यानी कि मेरा प्राइवेसी अगर ख़त्म हो रहा है, उजागर हो रहा है, तो इसे हम नहीं उजागर होने दे सकते हैं। ठीक है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं निजता का अधिकार। ये भी वर्णन किया गया है 21 में। तो समझ गए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये प्रावधान किया गया कि उन लोग को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसे डाल दिया गया 21 के क में। अब देखिए 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि अनुच्छेद 22 देखिए क्या कहता है, क्या है अनुच्छेद 22? हाँ, अनुच्छेद 22 देखिए क्या कहता है कि हमको एक मतलब कि कहा गया है कि कोई भी अगर पुलिस हमें पकड़ती है, कोई भी पुलिस अगर हमको पकड़ लेती है, तो उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा हमें। यानी कि संरक्षण देती है, अपराध के खिलाफ हमें एक संरक्षण देती है, अपराधी होने के खिलाफ एक संरक्षण देती है 22 में। ठीक है, अगर कोई पुलिस हमें पकड़ लेती है तो उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। और न्यायालय में हमें स्वयं या वकील के माध्यम से ये जानने का हक है कि हमें किस जुल्म में गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटा जो अब जोड़ा जाता है, जो पुलिस पकड़ती है, तो उसमें यातायात के समय को हटा दिया जाता है। बाकी 24 घंटा को इंक्लूड करके 24 घंटा के अंदर में पुलिस को हमें न्यायालय को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, यानी कि हमें वहाँ पे पेश करेगा न्यायालय के सामने। ठीक है, तो ये कहता है बात अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, यानी कि 24 घंटा के अंदर पुलिस हमको पकड़ के न्यायालय के सामने पेश करेगी और वहाँ पे हमें जानने का अधिकार होगा हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, तो पूरी तरह से याद भी हो गया होगा। 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा ये सब चीज़, ऐसे कुछ है नहीं, याद हो जाएगा आराम से। याद एक बार समझ जाइएगा, मेन चीज़ होता है समझने का। रटिए मत, कोई भी चीज़ को समझिए आखिर क्या चीज़ है, उसको सीक्वेंस में सजा के याद कीजिए, तो आप कभी मत भूलिएगा। अब देखिए हम लोग तीसरा में आते हैं। क्या है तीसरा में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, ये कहाँ से कहाँ लागू किया गया? तो 23 से 24 में कहा गया है। 23-24, ठीक, अनुच्छेद 23-24 में बोला गया इस बात को। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 ये बात कहता है बाल श्रम या देखिए मानव व्यापार, बेगार प्रथा, की रोकथाम। देखिए आर्टिकल 23 कहता है कि पहले ज़माने में आदमियों की खरीद फरोख्त होती थी। जैसे अभी बकरी को लोग खरीदता है, उस समय में आदमी को लोग खरीदता था, लड़की स्त्री सबको खरीदा जाता था। तो मानव की खरीद फरोख्त पर रोक लगाया गया है कि मानव को खरीद फरोख्त नहीं दिया जाएगा। इसी में जो वेश्यावृत्ति है उस पर भी रोक लगाने का अधिकार है। उसका भी मतलब किसी को लड़की को खरीद मतलब वेश्यावृत्ति के लिए धकेलना, ये भी एक अपराध है। ठीक है, उसका भी अंत इसमें दिया गया है। बेकार प्रथा क्या होता है? बेकार प्रथा कि मान लीजिए कि आपको हम काम करवा लिए और पैसे नहीं दिए,
या आपको दबाव में काम करवा दिए, पैसे नहीं दिए, काम के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक अपराध है, इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तो पहले जैसे ज़मींदार लोग क्या करते थे, काम करवा लेते थे और पैसे नहीं देते थे, मारपीट करते थे, तो वो गलत कहा गया, इसको बेगार प्रथा कहा गया है। ठीक है। दूसरा कि अगर मानव व्यापार हो गया, बेगार प्रथा हो गया, कि ये सब के बारे में रोकथाम किया गया है। तो इतना आप लोग समझ जाइए, इतना काफ़ी है। और अनुच्छेद 24 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 24 यहाँ पे जो मानव का खरीद फरोख्त होता था उसका रोकथाम है, बेगार प्रथा का रोकथाम है। ठीक है। एक जो होता है बंधुआ मजदूरी, उसका भी रोकथाम इसमें किया गया है। बंधुआ मजदूरी नहीं होता है कि बच्चे सबको ले गया है और एक तरह बांध के और मतलब मजदूरी कराता है, देखते होंगे फिल्मों वगैरह में, उसका भी अंत किया गया है इसमें। बंधुआ मजदूरी देखिए आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पे रोक, बाल श्रम पे रोकथाम। देखिए कहा गया है 24 में से 10 घटाइएगा 14 बचेगा। 14 वर्ष के उम्र के बच्चे को ऐसे उद्योग, ऐसे कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते हैं जो कि काम जोखिम भरा हो। यानी कि जैसे जोखिम भरा काम कौन सा, सीमेंट की फैक्ट्री, शीशा की फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री में आप 14 वर्ष के उम्र के बच्चे को काम नहीं करा सकते हैं। और ऐसे काम कराते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो इसके रोकथाम का वर्णन किया गया है बाल श्रम के रोकथाम के लिए। हमेशा याद रखिए 24 में से 10 घटाएगा 14, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि बाल श्रम का वर्णन 23 में है कि 24 में है, तो 4 यहाँ 4 यहाँ। समझ जाइएगा कि 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरा काम करने से रोका गया है। किसमें, आर्टिकल 24 में कहा गया है। आप देखते हुए किसी साइकिल की दुकान पर या किसी रेस्टोरेंट में बच्चा अगर काम करता है तो वो जोखिम भरा काम नहीं है, वो कर सकता है, बस जोखिम भरा काम में रोका गया है। इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए 4 में हम लोग आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। 4 में आते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ है, तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो एक एक करके तोड़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है, अनुच्छेद 25 कि देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो धर्म अपनाना है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करता है कि हमें जो भी धर्म अपनाना है या हमें अपने धर्म के अनुसार वो काम कर सकते हैं। इसी के तहत सिख को किरपान धारण करने का अधिकार दिया गया है। तो देखिएगा आप लोग हेलमेट नहीं पहनते तो आप लोग को चालान काटा जाता होगा, लेकिन सिख लोग और हेलमेट नहीं पहनता, अगर वो पगड़ी पहन रखा तो उसको चालान नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये उसके धर्म के अनुसार है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी आदमी जो भी धर्म अपनाना चाहता है तो वो धर्म अपना सकता है। तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 25 में। ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, यहाँ लिख देते हैं किरपान धारण करना। मतलब समझ जाइएगा कि सभी आदमी को अपने धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार आरक्षण दिया गया है। कोई भी आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी धर्म के अनुसार वो चल सकता है। 26 कहता है कि हम लोग अपने अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कभी मंदिर बना लेते हैं, कोई मस्जिद बनाता है अपना चंदा इकट्ठा करके, तो वो क्या होता है, मंदिर मस्जिद सब बनाने का अधिकार दिया गया है। मंदिर मस्जिद ये सब बनाने का अधिकार दिया गया है
किसमें? आर्टिकल 26 में, कि अपने धर्म के अनुसार हम किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 ये कहता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है अगर ये क्या होगा, मंदिर मस्जिद बनाने का देगा। अनुच्छेद 27 कहता है कि हम सरकार को कोई भी कर नहीं देंगे। पहले जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जज कर लेता था, ठीक है, तो इस तरह से ये कर को समाप्त किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 27 में, कि किसी भी व्यक्ति से धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। किसी व्यक्ति से धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद देखिए 28 क्या कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकार से जो पोषित सार्वजनिक केंद्र है, सरकार से पोषित सार्वजनिक संस्था, जैसे सरकार से पोषित है या सरकार का उसमें सहयोग है, जैसे मान लीजिए आईटी कॉलेज हो गया, एम्स हो गया, उच्च विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कुछ भी हो गया, जैसे हमारे स्कूल हो गए और कॉलेज हो गए, यहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ गए? कि कभी देखें कि स्कूल कॉलेज या एम्स में धर्म की शिक्षा दी जाती होगी, नहीं दी जाती होगी। इसका रोकथाम के बारे में कहा गया कि सरकार से पोषित, मतलब सरकार का जिसमें पैसा लगा हो या जो सरकार के पैसे से चलता होगा, ऐसे सार्वजनिक संस्था ने धर्म का बारे में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए। एक बार और तोड़ देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बारे में कहा गया है। 25 में कहा गया है कि हम लोग जिस धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को अपना सकते हैं। इसी में सिख को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। 26 में सभी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने का, निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। 27 में क्या कहा गया? किसी भी व्यक्ति से कर नहीं लेगा, कर टैक्स कोई भी व्यक्ति नहीं देगा। जब मान लीजिए हम मुस्लिम है तो हमको ज़्यादा कर लगेगा, या हिंदू है तो हमको कर नहीं लगेगा, इस तरह का बात नहीं है। ठीक है। 28 में क्या कहा गया? सरकार द्वारा चलाए गए जो भी संस्था है वहाँ पे धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। समझ गए? इतना बात। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग 5 देखते हैं, उसके बाद मात्र 1 बचेगा। 5 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 5, संस्कृति एवं शिक्षण संस्था का अधिकार। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो 29 और 30 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है अगर आदमी को लगे कि उसका लिपि, जैसे मान लीजिए कि मैथिली भाषा को लगे या भोजपुरी भाषा को लगे कि उसका, मैथिली भाषा तो भाषा 22 में शामिल भी है, तो लगेगा कि भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा सबको, कि अगर उसका अगर भाषा, लिपि, ठीक है, या कोई भी जैसे बोलने की भाषा या लिखने का अगर लगे कि उसको वो छिन्न होते जा रहा, कि मतलब ख़त्म होते जा रहा, तो उसको वो उन्नति कर सकता है। ठीक है, उसको प्रोत्साहन दे सकता है। इसके बारे में लिखा गया है। तो आप लोग कभी कभी देखिए यूपीएससी का फॉर्म भरते होंगे तो आपको चूज करने दिया जाता है कि आप कौन सा भाषा लीजिएगा। ठीक है, या किस भाषा में, जो 22 भाषा है उसमें से कौन सा भाषा ऐड कीजिएगा। तो अपने जो भी भाषा, अपना लिपि भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए इसमें उल्लेख दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? सॉरी, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक
समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को संस्था चलाने का अधिकार है। मतलब कैसा, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय को अपने, जैसे मुस्लिम लोगों को देखिएगा अल्पसंख्या में जो है मदरसा चलाते हैं, तो कुछ भी जो अल्पसंख्यक लोग हैं अपने मतलब धर्म के लिए या अपने भाषा के लिए या वो अपने देवनागरी लिपि के लिए वो क्या करते हैं, संस्था चला सकते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत मदरसा सब चलाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, अनुच्छेद 30 में है। तो एक बार और क्लियर कर देते हैं, संस्कृति एवं शिक्षण संस्था कहाँ है, 29 और 30 में। 29 में क्या कहा गया कि हम लोग को लगे कि कोई लिपि, देवनागरी या कोई भाषा का आधार ख़त्म हो रहा है तो हम उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं वो अपने जो उसका अगर भाषा ख़त्म हो रहा है या उसका लिपि जा रहा है तो उसके लिए वो संस्था चला सकते हैं। इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं छठा में देखिए क्या कहा जाता है। अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे हम लोग। 31 तो समाप्त कर दिया गया था, आपको पता ही होगा। संपत्ति के अधिकार को हम पहले बताते थे, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा में क्या है, संविधान उपचार का अधिकार। संविधान उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है, इसे भीमराव अंबेडकर ने, संविधान उपचार को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, आत्मा किसको, प्रस्तावना को। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर जोड़ देगा तब किसको कहा गया, संविधान की आत्मा किसको, तो अनुच्छेद 32 को। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं बोल दे ऐसे संविधान की आत्मा किससे बोलता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा कि जैसे एक डॉक्टर अपने रोगियों को काट छाँट कर मतलब कि सुई दे के या चीर फाड़ करके उसका इलाज करता है, उसे स्वस्थ करता है, उसी तरह से 32 में संसद चाहे तो इसमें जोड़ जाड़ करके या कुछ हटा के इसको मतलब समय के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है और एक तरह से मौलिक अधिकार को मतलब अच्छे से रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है। तो इस तरह से भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो 32 तक हम लोग ने देख लिया, तो अब 33 हम लोग लिखते हैं, 33, 34 और 35। ठीक है, उसे भी ख़त्म कर ही लेते हैं। देखिए आराम सी बात है। अनुच्छेद 33 कहता है, ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद 33 कहता है सैनिक, अर्ध सैनिक, गुप्तचर संस्था, ये सब में जो भी और भी जो कि सैनिक से जुड़ा हुआ, इस सब में अगर जो भी काम करते हैं सैनिक वगैरह होते हैं, उसका कुछ मौलिक अधिकार रोक दिया जाता है संसद के द्वारा। जैसे आप देखिएगा कि सैनिक कभी आम सभा नहीं करता है, कभी संगठन नहीं बनाता है, कभी देखे हैं कि मेजर रैंक का सब अलग संगठन बन गया हो और सिपाही का अलग संगठन बन गया होगा, तो उसको रोका गया है संसद के द्वारा कि सैनिक, हमेशा याद रखिएगा संसद ही काम कर सकता है, ना कि विधानमंडल या विधानसभा। तो हमेशा याद रखिएगा सैनिक और सैनिक बल, गुप्तचर संस्था, सबको के मौलिक अधिकार को कुछ हद तक कम किया गया है संसद के द्वारा। ठीक है,
तो ये बात किस में उल्लेख है, देखिएगा वो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से रहता है, ठीक है। तो कभी देखिएगा नहीं कि सैनिक लोग किसी के खिलाफ बात बोलते हैं, तो उसके अधिकार को कुछ कम किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 33 ये कहता है। आप देखिए अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि हम अगर मार्शल लॉ यानी कि सैनिक होता है ना, सैनिक लॉ लागू करना या मार्शल लॉ जो होता है, मार्शल लॉ अगर हम लागू करते हैं, जैसे अर्धसैनिक बल या सैनिक से हमें मान लीजिए किसी इस क्षेत्र में विरोध को दबाना है, ठीक है, कोई मतलब कि कोई आंदोलन हो रहा है उसको दबाना है, और हम मार्शल लॉ लागू किए हैं, ठीक है। और मार्शल लॉ में क्या होता है, सैनिक द्वारा ही कार्रवाई की जाती है। तो अगर सैनिक मार्शल लॉ लागू होता है तो खुद ना खुद स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है, कुछ स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए 20 और 21 ये कभी समाप्त नहीं होता है। 21 में क्या था, वही मतलब कि दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इस टाइप से, और यहाँ पे क्या 2 सिद्ध से, तो ये कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। 34 में क्या कहा गया कि मार्शल लॉ में अगर कोई कानून विधि पूर्वक बनाना हो, व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, तो मौलिक अधिकार को हम लोग रोक देते हैं, समझ गए, ये चीज़ होता है अनुच्छेद 34 में। अब देखिए अनुच्छेद 35 क्या कहता है। अनुच्छेद 35 कहता है कि अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद जो होता है, संसद ही चाहे तो मौलिक अधिकार को कोई विधि के द्वारा कम कर सकता है या उसे बढ़ा सकता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि कोई जिसे रहता है 5 साल का सज़ा, उसको कभी बढ़ा दिया जाता है 10 साल के लिए सज़ा, ठीक है। तो संसद को ही अधिकार है कि मौलिक अधिकार में कुछ इंक्लूड कर सकता है या कुछ हटा सकता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो कभी नहीं समाप्त किया जा सकता है, बस जो कुछ इसमें इंक्लूड करना है या कुछ जोड़ना है, जैसे संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है तो अनुच्छेद 35 के तहत ही बनाया गया होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ जाइए। अनुच्छेद 33, 34, 35 हो गया। एक बार और देख लीजिए अनुच्छेद 33 में सैनिक अर्धसैनिक वैध गुप्तचर संस्था जो सैनिक संगठन था उसे डिसिप्लिन में रखने के लिए उसके अधिकार को कुछ कम किया गया है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया, मार्शल लॉ अगर लागू करना हो तो कुछ अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 35 में कौन सी कहा गया है, अनुच्छेद 35 में कहा गया संसद द्वारा संसद जो होता है वो कानून बनाएगा, ना कि विधानमंडल कानून बनाएगा, ठीक है। उसमें अनुच्छेद को जोड़ उड़ सकते हैं, समझ गए। आप देखिए अब अनुच्छेद 32 को हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 32 देखिए संविधान उपचार में जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय, ये दोनों मिलकर ये इस अनुच्छेद के तहत और ये इस अनुच्छेद के तहत एक प्रकार का रीट जारी करता है, ठीक है, एक लेख जारी करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीट। एक रीट जारी करता है और ये रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के रीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। इस रीट को हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मौलिक अधिकार टॉपिक ही समाप्त हो जाएगा, तो धड़फड़ाइए नहीं, बने रहिए। देखिए रीट क्या क्या जारी करता है, 5 प्रकार का रीट। पहला रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि इस रीट में ये कहा गया है, इसमें एक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक रीट जारी करता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी आदमी को आप लोग अगर बंदी बनाए हैं, ठीक है, तो उसे न्यायालय के सामने में पेश कीजिए और न्यायालय को अगर लगता है वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा, अगर वो दोष नहीं है तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा।
समझ गए। तो बंदी मतलब किसी को बंदी बना के पुलिस जो ले जाती है। प्रत्यक्षीकरण मतलब उसके सामने पेश करना, यानी कि न्यायालय के सामने पेश किया जाए बंदी बनाए गए आदमी को, और न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा कि ये अपराधी है अथवा नहीं है। अपराधी होगा तो दंड दिया जाएगा, अपराधी नहीं होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। पहला ये रीट है। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश क्या होता है? देखिए, परमादेश का मतलब होता है कि परम आदेश, यानी कि आदेश दिया गया है किसके द्वारा, या तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या हाई कोर्ट दे सकता है, अपने से नीचे आदमी। अपने से नीचे कौन से आदमी को? जो सरकारी सेवा में ऐसे न्यायिक अधिकार क्षेत्र पर पद पे जो बैठा हो, जैसे मजिस्ट्रेट हो गया या व्यवहारिक न्यायालय में कोई न्यायालय हो गए, ठीक है, तो उसको अधिकार देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कि आप लोग को एक अधिकार दिया जाता है कि आप लोग अपने कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप लोग उसको सुनिश्चित कीजिए। अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परम आदेश देता है सरकारी न्यायिक अधिकारी सबको कि आप उसकी रक्षा करिए। सिंपल सी बात। तीसरा में कहा गया प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? देखिए, प्रतिषेध का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट क्या करेगा? व्यवहारिक न्यायालय, ठीक है, सत्र न्यायालय, इस सब को रोक लगाएगा कि आप लोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम मत कीजिए। आपके अधिकार में जो काम आता है वही अधिकार कीजिए, आपको अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट को लगे कि सत्र न्यायालय, व्यवहार न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, तो उस बाहर क्षेत्र को रोक लगाएगा कौन? तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करके। अगर हाई कोर्ट को लगे कि उसके निचले वाले न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से, उसके अधिकार में जो बात है उससे आगे बढ़ के वो काम कर रहा है, तो उसको रोक लगाएगा। तीसरा में ये चीज़ है। चौथा में है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगे कि कोई न्यायालय वो काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से के सारे कागज पत्र अपने पास मंगवा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट का लगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और उस चीज़ को समझने के लिए हाई कोर्ट वो सारा दस्तावेज अपने पास मंगवा लेगा। अगर हाई कोर्ट को लगे कि कोई व्यवहारिक न्यायालय वो काम सही से नहीं कर रहा, तो उसका दस्तावेज केस अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें क्या है कि जो भी अपने पास मंगवा सकता है या उलटफेर करवा सकता है हाई कोर्ट, इस कोर्ट से उस कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा देगा। पांचवा देखिए, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है? कि कोई अगर अधिकारी ये लगे कि कोई अधिकारी गलत तरीके से अपने पद को प्राप्त कर लिया गया है और उस पर जांच बैठता है, तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। पहला रिट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करिए, वही सुनिश्चित करेगा इसे कि इसने कौन सा अपराध किया है, अपराध के हिसाब से उसे दंड दिया जाएगा। परम आदेश, कोई सरकारी न्यायिक अधिकारी को आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कि आप मौलिक अधिकार का हनन को रोकिए। प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक तरह से रिट जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं कर सकते हैं, अपने से नीचे अदालत को ये बात कहता है। चौथा में उत्प्रेषण है कि अगर आप काम ठीक ढंग से निचली अदालत नहीं कर पा रहा, तो उसके कागज पत्र को अपने पास ट्रांसफ़र मंगवा सकता है। पाँचवा में कहता है अधिकार परीक्षा, कि अगर कोई सरकारी गलत तरीके से पद को ग्रहण कर लिया गया है तो उसकी जांच करेगा, ठीक है, गलत पाए जाने पे उसको उस पद से समाप्त कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। और पूरा का पूरा मौलिक अधिकार ख़त्म हो गया है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।